हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सी-टेट सितंबर 2016 के मैथ्स के 30 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। खरबूजा, चेरी, अंगूर और सेब के प्रति किलोग्राम के हिसाब से मूल्य बताए हैं। रेशमा ने 4.5 किलोग्राम खरबूजा, 1 किलो 200 ग्राम चेरी, 250 ग्राम अंगूर और 1 सही 3/4 किलोग्राम सेब खरीदा। उसने दुकानदार को 500 रुपये का एक नोट दिया। उसे कितने रुपए वापस मिले? तो रेशमा ने 4 सही 1/2 किलोग्राम खरबूजा खरीदे। 1 किलोग्राम खरबूजे का मूल्य दे रखा है 18 रुपये 50 पैसे। तो 4 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 चौके 8 और प्लस 1 9, 9/2। ठीक है, जब 1 किलोग्राम खरबूजे का मूल्य 18 रुपये 50 पैसे है तो 9/2 किलोग्राम खरबूजे का मूल्य कितना होगा? 18.50 से हम इसको गुणा कर देंगे तो आंसर आएगा इसका 83.25। ठीक है, अब 1 किलो 200 ग्राम चेरी, 200 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में चेंज करें तो 1000 से डिवाइड करेंगे। 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 1 सही 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 एकम 5, 5 और 1 6, 6/5 लिख सकते हैं। ठीक है, जब 1 किलोग्राम चेरी का मूल्य दे रखा है 72 रुपये, तो 6/5 किलोग्राम चेरी का मूल्य कितना होगा? 72 से हम गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आएगा। अब देखिए, 250 ग्राम अंगूर, यहाँ पर 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य दे रखा है 120 रुपये 60 पैसे। ठीक है, 1 किलोग्राम में अगर हम 4 पार्ट बनाएं तो वो 250 के होंगे। ठीक है, यानी कि जो एक भाग होगा वो 250 ग्राम होगा 1 किलोग्राम में। ठीक है, यानी कि चौथाई भाग, 1/4 भाग है 250 ग्राम। ठीक है, और अंगूर की कीमत कितनी दे रखी है? 1 किलोग्राम की, तो 1/4 भाग की कीमत कितनी होगी? 120.60 से हम गुणा कर देंगे तो आंसर आएगा 30.15। ठीक है, फिर बात की जा रही है 1 सही 3/4 किलोग्राम सेब खरीदा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4। यहाँ पर 1 किलोग्राम सेब की कीमत दे रखी है 78 रुपये 40 पैसे, तो 7/4 किलोग्राम सेब कितने के होंगे? 78.40 से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 137.20। ठीक है, अब इन सभी को अगर हम काउंट करें तो खरबूजे का मूल्य आया था 83.25, चेरी का मूल्य आया था 86.40, अंगूर का मूल्य आया था 30.15, सेब का मूल्य आया था 137.20। ठीक है, अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 5 5 10 का 0 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, 7 3 10 का 0 हासिल 1, 6 4 10 7 17 का 7 हासिल लगा 1, 8 8 16 और 1 17, 17 3 20, 3 23 का 3 हासिल लगा 2, 2 और 1 3, यानी 337 रुपये। ठीक है, 337 रुपये के टोटल फल हुए। उसने दुकानदार को 500 रुपये का एक नोट दिया, यानी कि 500 रुपये का एक नोट दिया और सामान कितने का बना? 337 का। उसे कितने रुपए वापस मिले? तो 163 रुपये। 500 से 337 घटाएंगे तो 163 बचेगा, उसे 163 रुपये वापस मिले। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर है। दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर गुणे 0.4 मीटर गुणे 0.25 मीटर है। साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। तो देखिए, साबुन की एक टिकिया का आकार दे रखा है 7 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर, और दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप, इसमें देखिए एक संख्या तो सेंटीमीटर में दे रखी है और दो संख्याएं मीटर में दे रखी हैं। पहले इन संख्याओं को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जो एक टिकिया का आकार दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। तो 0.4 को हम जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 0.4 गुणे 100। ठीक है, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ाया, 0 से 0 कैंसिल, 4 गुणा 10 यानी 40। ठीक है, ये 0.4 मीटर बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 0.25 इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, दशमलव हटाया, 2 जीरो बढ़ाया क्योंकि दो संख्या हैं, 0 0 कैंसिल, यानी कि 25 बचा। 0.25 मीटर बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब देखिए ऐसे सवालों में जो टोटल मान दे रखा होता है उसमें से हम एक मान जो होता है वो डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये मान कितना दे रखा है, 2 पेटियों का, तो इसको हम ऊपर रखेंगे। बात एक पेटी की होती तो 1 से गुणा करते, लेकिन बात यहाँ पर 2 पेटियों की हो रही है इसलिए हम 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 2 गुणे 56 सेंटीमीटर गुणे 0.4 मीटर को जब हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था तो 40 आया था, गुणे 0.25 मीटर को जब हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था तो 25 सेंटीमीटर आया था, बटे 1 का मान यानी कि साबुन की 1 टिकिया का मान कितना दे रखा है, 7 गुणे 5 गुणे 2.5। अब यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा जो हमने यहाँ बढ़ा दिया। ठीक है, 25 से कम 25, 25 से कम 25 और ये जीरो। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 7 एकम 7, 7 अठे 56, 2 अठे 16, 16 दूनी 32, 32 की 40 से गुणा करते हैं, 0 दूना 0, 0 तियाँ 0, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12 यानी कि 1280। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है 1280। साबुन की टिकियों की अधिकतम संख्या 1280 पैक की जा सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आधी है जिसकी परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तब। तो देखिए आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आधी है जिसका परिमाप दे रखा है। किसका परिमाप, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a। दे कितना रखा है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, यानी a एक भुजा होती है, बराबर दे रखा है 72 के, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 अठे 32, यानी एक जो वर्ग की एक भुजा आई है वो कितनी आई है, 18। आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग की एक भुजा की आधी है, यानी कि वर्ग की एक भुजा कितनी है, 18, इसकी आधी कितनी हो जाएगी, 2 कर दिया, 2 नेम 18, ये 9 आया है आयत की चौड़ाई। और आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो आयत की चौड़ाई कितनी है, 9, लंबाई कितनी होगी, 3 गुनी, यानी 3 गुणा 9 यानी कि 27। तो आयत की चौड़ाई आई है 9 सेंटीमीटर और लंबाई आई है 27 सेंटीमीटर और वर्ग की एक भुजा है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 27 गुणे 9 करेंगे तो 9 सत्ते 63, हासिल लगा 6, 9 दूनी 18, 19, 20, 20 4 24, 243। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी 18 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 8 अठे 64, हासिल लगा 6, 8 एकम 8, 8 और 6 14, 1 अठे 8, 1 अठे 1 एकम 1, तो 4 8 4 12 का 2, हासिल लगा 1 यानी 324। एक का क्षेत्रफल आ रहा है 243, एक का 324, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा गलत हो जाता है। दूसरा चेक करते हैं, लंबाई आई थी हम लोगों की 27 सेंटीमीटर, चौड़ाई आई थी 9 सेंटीमीटर और भुजा थी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं, तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि वर्ग का यहाँ परिमाप दे रखा है 72 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 गुणे लंबाई दे रखी है 27 प्लस चौड़ाई 9, 27 और 9 कितना होता है 36 गुणा 2, 2 छंगे 12, हासिल लगा 1, 2 3 6 और 1 7, यानी कि आयत का जो परिमाप है और वर्ग का परिमाप है बराबर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाता है। आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसको हम शुरुआत से ही चेक करते चलते हैं। 55 लीटर 55 मिलीलीटर बराबर 55.55 लीटर, तो मिलीलीटर है, इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो जब 55 मिलीलीटर को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, देखिए 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर है, तो जब इस संख्या को मिलीलीटर में, देखिए मिलीलीटर बराबर जब 1000 बटे में 1000 करेंगे तभी वो लीटर में कन्वर्ट होगा, तो 55 बटे 1000, तब 3 जीरो कैंसिल करते हैं, यहाँ पर 2 संख्या है, एक जीरो बढ़ाया और दशमलव लगाया, क्योंकि 3 जीरो हैं इसलिए 3 संख्या के पहले दशमलव लगाना होगा, तो दशमलव 055 मिलीलीटर। अब देखिए 55 लीटर 0.055 लीटर, ये पूरी संख्या अब लीटर में हुई और यहाँ पर लिखा है 55.55 लीटर, ये बीच का जीरो नहीं है
इसलिए ऑप्शन एक ही हमारा सही नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकी या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? नंबर 1 गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में, नंबर 2 योग का क्रम विनिमय गुण, नंबर 3 गुणन का क्रम विनिमय गुण, नंबर 4 गुणन योग पर वितरण के रूप में। तो 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकी या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, गुणन योग पर वितरण के रूप में। अब देखिए गुणन योग पर वितरण के रूप में ये होता क्या है। मान लीजिए 15 गुणे 2 है, इसको हमें गुणा करना है किस पर? गुणन योग पर वितरण के रूप में करना है। तो मान लीजिए 10 + 5 गुणे 2, ठीक है। अब 10 गुणे 2 + 5 गुणा 2, ठीक है। 10 दूना 20, 5 दूना 10, 20 और 10 कितना हुआ? 30। ये हो गया गुणन योग पर वितरण, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? नंबर 1 लैंगिक भेद, नंबर 2 कक्षा कक्ष के अनुभव, नंबर 3 प्रतीकात्मक संकेत, या फिर नंबर 4 गणित की संरचना। तो गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, लैंगिक भेद, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? नंबर 1 गिनतारा, नंबर 2 जियो बोर्ड, नंबर 3 मोती और माला, नंबर 4 ग्राफ पेपर। तो 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ग्राफ पेपर पर। ग्राफ पेपर पर हम बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं दशमलव की योग संकल्पना। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है? नंबर 1 ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं से बड़ी होती है। नंबर 2 एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके। नंबर 3 इसे संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके। नंबर 4 2 दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके। तो कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह हमेशा सही नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 2 दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके। कैसे? मान लीजिए 0.7 गुणे 0.3 आपने करके दिखाया, तो इसका आंसर कितना आएगा? 7 या 21, ठीक है, 0.21। तो ये जो संख्या है इन संख्याओं से छोटी है, तो हम समझाएंगे 2 दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1 अप्रामाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 2 अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। नंबर 3 प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। नंबर 4 केवल अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। अप्रामाणिक मापों का उपयोग पहले करना चाहिए, क्यों? क्योंकि बच्चों को पहले उनसे दैनिक जीवन से संबंधित बातों का या फिर माप का संदर्भ पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए, जिससे वो रिलेट कर सकें। उसके बाद उन्हें प्रामाणिक मापों का उपयोग बताना चाहिए, जिससे वो सरलता से सीख सके प्रामाणिक मापों का उपयोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, वास्तविक जीवन से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? नंबर 1 क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना। नंबर 2 क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल, कार्यपत्रक। नंबर 3 सर्वेक्षण, चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। नंबर 4 क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची। तो वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। बच्चे जब क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे, सर्वेक्षण होगा और फिर परियोजना बनाएंगे, तो उनका गणित में और अंतर विषयों में विकास हो सकेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? नंबर 1 कंप्यूटर, संख्या चार्ट, जियो बोर्ड।
नंबर 2 टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट, नंबर 3 संख्या चार्ट, कंप्यूटर जियो बोर्ड, या फिर नंबर 4 टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर जियो बोर्ड। तो गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। बात दृष्टिबाधितों के लिए हो रही है, इसलिए संख्या चार्ट तो गलत हो जाएगा, और 3 ऑप्शन में संख्या चार्ट दे रखा है तो तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। इन तीनों के माध्यम से हम दृष्टिबाधितों के लिए शिक्षा के साधन के रूप में इनका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जिनके माध्यम से हम उन्हें पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है। नंबर 1 पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्तीयता, नंबर 2 वर्गीकरण, प्रतिवर्तीयता, आनुपातिक विवेचन, नंबर 3 पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्तीयता, आनुपातिक विवेचन, नंबर 4 पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, आनुपातिक विवेचन। तो बात यहाँ पर प्राथमिक कक्षा के बच्चों की हो रही है जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है। तो प्राथमिक कक्षा के बच्चों को आनुपातिक विवेचन नहीं पढ़ाया जाता, ये उच्च स्तर पर पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तीयता। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थियों को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत या किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 1 अमूर्तन सिद्धांत, नंबर 2 अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, नंबर 3 स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत, या फिर नंबर 4 एकाकी संगतता सिद्धांत। तो विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा, लेकिन विद्यार्थी ने अलग अलग गणना की, यानी 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर इस तरह से बताया। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, विद्यार्थी को अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अमूर्तन सिद्धांत क्या होता है, इसमें जो छात्र होता है वो वस्तुओं को अलग अलग गिनता है, और असंगत क्रम सिद्धांत क्या होता है, इसमें जो गिनती का क्रम होता है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, यानी कि 2 पहले लिख लिया, 5 बाद में लिखा, 3 पहले बाद में लिखा, तो ये क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगी। नंबर 1 उन्हें बताएंगी कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगी। नंबर 2 हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम ना हो। नंबर 3 स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। नंबर 4 विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। तो कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। तो एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। नंबर 1 प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। नंबर 2 प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। नंबर 3 प्रतिचित्रण आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। नंबर 4 प्रतिचित्रण गणित का पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो पूछा जा रहा है गणित में प्रतिचित्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, जबकि भाग है। हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। नंबर 1 चौपट, नंबर 2 प्रतिरूप यानी पैटर्न, नंबर 3 कोण, या फिर नंबर 4 सममिति। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कोण, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर कोण नहीं पढ़ाया जाता। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। नंबर 1 गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में। नंबर 2 गणित और प्रतिदिन के विचारों के संबंध स्थापित करने में। नंबर 3 गणित को आनंददायक बनाने में। नंबर 4 समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। तो गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, सही है। गणित और प्रतिदिन के विचारों के संबंध स्थापित करने में, सही है। गणित को आनंददायक बनाने में, तो सही है। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है, 1, 2, 3 और 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है।
शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान हैं? नंबर 1 आलेख यानी ग्राफ पेपर के प्रयोग से, नंबर 2 कागज मोड़ने के प्रयोग से, नंबर 3 पैमाने के प्रयोग से, या फिर नंबर 4 जियो बोर्ड के प्रयोग से। तो शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान हैं? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, आलेख यानी कि ग्राफ पेपर के प्रयोग से। ग्राफ पेपर पर हम उन्हें आयत और समांतर चतुर्भुज बनाकर दिखाएंगे और उसका क्षेत्रफल समान है या समझाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नंबर 1 तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, नंबर 2 गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, नंबर 3 गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, नंबर 4 समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना। तो बात प्राथमिक स्तर की हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर क्या है? तो इस संख्या में 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 5 के बाद 2 संख्या है तो हम 100 से गुणा करेंगे जो हुआ 500, फिर 7 के अंकित मान मतलब वही संख्या होती है तो 7, इसमें हमें अंतर बताना है तो आंसर आ जाएगा 493। ऑप्शन नंबर सही हो जाता है 3, 493। हमारा अगला क्वेश्चन है, 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस डैश दहाई तब रिक्त स्थान पर क्या है? ठीक है, हमें रिक्त स्थान को बताना है तो मान लीजिए x है। ठीक है, अब 28 इकाई को हम कैसे लिखते हैं? 28 गुणा 1 बराबर 28 इकाई। ठीक है, 28,000 को अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे 28 गुणा 1,000 बराबर 28,000। ठीक है, 30,028 तो 30,028। ठीक है, बात यहाँ पर दहाई की आ रही है, जब हमने 28 इकाई लिखी तो 28 गुणा 1 तो 28 दहाई जब हम लिखेंगे तो कितना होगा? 28 गुणे 10। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें दहाई की संख्या नहीं पता है तो हम x गुणे 10 लिख सकते हैं इस पूरी की जगह। ठीक है, अगर ये खाली स्थान सिर्फ x है लेकिन दहाई है तो हम दहाई को 10 मान लेंगे। ठीक है, जब अगर हम कहें 28 दहाई लिखिए तो 28 गुणे 10 हो जाएगा और यहाँ पर 28 की जगह क्या है? मान लिया x है तो x गुणे 10 हो जाएगा। अब देखिए 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस x ये माना है और 10 ये माना है तो 10x। ठीक है, अब इसमें 28 को जोड़ेंगे तो आएगा 28,028। ठीक है, अब 30,028 से हम 28,028 घटा दें, इसको जोड़ लिया, फिर इस संख्या को इधर लाए तो ये माइनस में चला गया तो घटा देंगे। 8 से 8 गया 0, 2 से 2 गया 0, 0 से 0 गया 0, फिर एक यहाँ से कैरी लिया, 10 से 8 गया 2, 2 से 2 गया कुछ नहीं। ठीक है, यानी कि 2000, तो 2000 बराबर 10x। ठीक है, अब इस संख्या को इधर लाएंगे तो ये बटे में चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर कितना बचा? 200, यानी यहाँ पर जो संख्या है वो आएगी 200, कितना होगा? 200 दहाई। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 200 दहाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब 80,808 को 108 से भाग देने पर शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है तब भागफल क्या होगा बताना है हमें। तो देखिए जब इस संख्या को हम 108 से भाग देंगे तब शेषफल बचेगा 24 और जब इस संख्या को 109 से भाग देंगे तब शेषफल बचेगा 3 और हमें क्या बताना है? भाग दिया जाता है शेषफलों को तो भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ऑप्शन 2 सही हो जाता है 8। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 गुणे डैश की जगह मान लीजिए x तब रिक्त स्थान पर संख्या क्या है हमें बतानी है। तो देखिए 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 गुणे x। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 7 एकम 7, 7 नेम 63, 9 एकम 9, 9 छाक 54, बचा 6, 9 सत्ते 63, यानी कि x बराबर बचा 67। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है 67। हमारा अगला क्वेश्चन है, 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भाग 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। तो 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज जो 200 और 400 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए 30, 45 और 60 का हम एलसीएम निकालेंगे पहले। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 45 ऐसे रहा, 2 3 6 और ये 0, फिर 2 से जाएगा 15 ये रहा, 45 ये, 2 एकम 2, 2 पंचे 10,
फिर इसको करेंगे 3 से, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर 3 से करते हैं, ये रहा 5, 3 पचे 15 और ये 5, फिर ये 5 से चला जाएगा। अब देखिए 2 दूना 4, 3 12, 12 कम 12, 5 बात 36, 36 पंचे 5 छक्का 30, हासिल लगा 3, 5 तिया 15 और 3 18, 180, यानी 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज होगा 180। तो जो 180 है वो 200 से छोटी आ रही है, इसीलिए हम इसको अगर 1 से गुणा करके देखते हैं तो 180 ही आएगा, वो भी 200 से छोटी है। फिर 180 को अगर हम 2 से गुणा करके देखते हैं तो 2 0 0, 2 8 16 का 6, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 360। ये संख्या 200 से बड़ी भी है और 400 से छोटी है, इसीलिए जो 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज हम मानेंगे 360 हो जाएगा। अब 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सारगुणनखंड यानी कि मासा, तो देखिए 15 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 3 पचे 15, ठीक है। 24 के अगर हम करेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12, 2 दूना 4 तिया 12, दूनी 24, ठीक है। फिर 45 के अगर हम करते हैं तो 3 तिया 9, 9 पचे 45। अब इसमें से जो 3 है वो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड हमारा क्या होगा 3, और हमें भाग बताना है। तो 200 और 400 के बीच में 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार गुणज आया है 360, भाग 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड क्या आया है 3, भाग कर दिया 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और ये 0, यानी कि 120। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल क्या है। तो एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, 100 के आधे से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0 यानी कि 50 से छोटी है, और 4 दहाई यानी कि 4 दहाई 5 दहाई के बीच में है, यानी 40 और 50 के बीच में है, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल बताना है। तो हमें ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से कम होना चाहिए और उनके अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो वह संख्या क्या हो सकती है, तो वह संख्या होगी 43। देखिए इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम भी है और इनके अंकों का योग 7 भी है। तो अब इन अंकों का गुणनफल बताना है, यानी इन अंकों का गुणनफल बताना है। तो 4 गुणे 3 कितना हो जाएगा 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है 12। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या बतानी है। तो टोटल विद्यार्थी हैं 360, इनमें से 2/3 लड़कियां हैं, 2/3। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 0, 120 गुणा 2 यानी 2 0 0, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी कि 240 जो हैं वो लड़कियां हैं। तो 360 में से 240 घटा देते हैं तो बचे जो होंगे छात्र वो होंगे लड़के। तो 0 से 0 गया 0, 6 से 4 गया 2, 3 से 2 गया 1, यानी कि 240 लड़कियां हैं और 120 लड़के हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी है 120, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 0, 30 और 3 की गुणा 90। ठीक है, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या हमें बतानी है। तो देखिए टोटल जो लड़के हैं वो 120 हैं, इसमें से खिलाड़ी हैं वो कितने हैं 90 हैं। तो 120 में से अगर 90 चला जाए तो कितना बचेगा 30, यानी कि 120 टोटल लड़के हैं, 90 खिलाड़ी हैं, बचे जो लड़के हैं वो खिलाड़ी नहीं है और हमें उन्हीं लड़कों की संख्या बतानी है जो खिलाड़ी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 30। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा, उसने 8,076 का नगद भुगतान किया तथा शेष रकम को 0.37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है हमें बतानी है। तो देखिए हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा है, ठीक है, और इसमें उसने 8,076 रुपये नगद भुगतान किया है। तो देखिए 8,076 घटा देते हैं तो 13 में से 6 एक यहाँ से कैरी लिया
तो 13 में से 6 चला गया तो कितना बचेगा 7। फिर यहाँ पर बचा 4, यहाँ से फिर कैरी लिया तो 14 में से 7 गया तो कितना बचेगा 7। फिर यहाँ पे 4 बचा, 9 से 8 गया बचेगा 1 और यहाँ पर बचा 4, यानी तो 41,477 रुपये इस शेष रकम को 0.37 बराबर किस्तों में देना है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक किस्त की राशि क्या है ये पूछा है। तो देखिए, मान लीजिए 10 टॉफियाँ हैं और हमें 5 लोगों में बराबर बांटनी है। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कितने 5 लोगों को कितनी कितनी टॉफियाँ दें कि वो बराबर से बटें। तो हम क्या करेंगे 10/5, ठीक है, ये संख्या बटे में कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी कितनी टॉफियाँ बांटे। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है, यानी कि 10 टॉफियाँ 5 लोगों में हमें 2-2 में बांटनी है, तब हमें बराबर से पड़ेंगी। तो उसी तरह 0.37 अपॉन यानी कि भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। तो 0.37 पॉइंट हटाया, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाए क्योंकि 2 संख्या है बाद में। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1121। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पर ना सुबह दे रखा है ना शाम दे रखा है, ये आपको समझना है। जब 13:15 ऐसा लिखा हो 13, 14, 15 यानी कि वो PM का टाइम होता है, और जब 7:30 ऐसे लिखा है तो वो AM का टाइम होता है। या तो फिर लिखा हो कि ये सुबह या शाम का समय है। ठीक है, वरना अगर इस तरह से दे रखा है 13, 14, 15 इस फॉर्म में दे रखा है तो आपको समझ जाना है कि ये PM में है और 7:30 यानी कि ये AM में है। तो एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को दोपहर 1:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु सुबह 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय बताना है। तो शुक्रवार के 1:15 से शनिवार की सुबह 1:15 तक का समय अगर हम काउंट करें तो हो जाएगा 12 घंटे। ठीक है, और बताना कहाँ तक का समय है, शनिवार की सुबह 7:30 तक का। और हमने कितना काउंट किया है, शनिवार की सुबह 1:15 तक का। तो 1:15 से 7:15 का टाइम अगर हम गिने तो 1:15 से 2:15 1 घंटा, 3:15, 4:15, 5:15, 6:15, 7:15 तक आता है 6 घंटे। ठीक है, हमें काउंट करना है 7:30 तक और हमने काउंट किया है 7:15 तक। अब इसमें 15 मिनट और जोड़ दें तो 7:30 तक पूरा हो जाएगा। 6 घंटे होते हैं 7:15 तक, 15 और जोड़ दिए तो हो जाएगा 6 घंटे 15 मिनट, जो कि हम 12 घंटे में जोड़ देंगे। ठीक है, 6 घंटे 15 मिनट ऐसे लिख लीजिए। 12 6 कितना होता है, तो कितना हुआ 18 घंटे 15 मिनट। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाता है, 18 घंटे 15 मिनट। हमारा अगला क्वेश्चन है, 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकेंडों की संख्या के। तो देखिए 15 दिनों में मिनटों की संख्या, तो 15 दिनों में, ठीक है, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। अब इसको अगर हम, क्योंकि हमें मिनट तक का ही बताना है, तो अगर अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा 21,600 मिनट। ठीक है, फिर अब हम 1 घंटे में कुल सेकंड निकालते हैं तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो आ जाएगा 3600 सेकंड। ठीक है, अब हमें बताना है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या कितनी आई है, 21,600। ठीक है, बराबर है किसके, सेकंडों की संख्या के। लेकिन जवाब हमें देना है घंटे में, तो इसको हमें घंटे में कन्वर्ट करना होगा। तो 21,600 मिनट बराबर 3600 सेकंड। 0 से 0 कैंसिल। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6, लेकिन घंटे में। हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, 6 घंटे। हमारा अगला क्वेश्चन है, संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 717 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है, जहां प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। तो बोतलों की संख्या क्या है। तो देखिए 15 लीटर 286 मिलीलीटर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इसको जोड़ लेते हैं, 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 2 10 0 हासिल 1, 7 3 10 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 5 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, यानी कि 35 लीटर। ठीक है, 35 लीटर जूस टोटल हुआ।
अब इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है। तो अगर हम 35 में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस घटा दें तो शेष जूस पता चल जाएगा। अब 35 लीटर में 12 लीटर 750 मिलीलीटर कैसे घटाएं? देखिए 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो 35 लीटर में 1 लीटर हम इधर कैरी ले लें जो कि मिलीलीटर में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 और यहाँ कितना बचेगा 34, क्योंकि यहाँ से 1 लीटर यहाँ मिलीलीटर के रूप में लेगा, ठीक है। अब 1000 से 750 घटा देंगे तो कितना बचेगा 250। अब 34 से अगर हम 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा 22, यानी कि 22 लीटर 250 मिलीलीटर जूस बचा। तो 22 लीटर 250 मिलीलीटर। अब शेष को बोतलों में भरा जाता है, यानी इसको बोतलों में भरा जाता है। प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। बोतलों की संख्या बतानी है। अब देखिए टोटल जूस में से अगर हम 250 मिलीलीटर जो प्रत्येक बोतल में आता है उससे डिवाइड कर दें तो हमें बोतलों की संख्या पता चल जाएगी। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 89। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। बोतलों की संख्या होगी 89, ऑप्शन 4 सही होता है। तो ये थे 30 क्वेश्चंस मैथ्स के। होपफुली फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।